सभी को नमस्कार। आज हम एक जीवन एक ध्येय माननीय एकनाथ जी के जीवन पर एक जीवन एक ध्येय संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को ध्यान में है कि आज हमने जो गीत पढ़ा उसमें माननीय एकनाथ जी के जीवन का सभी ने सुना। उसमें माननीय एकनाथ जी की जीवन का संक्षिप्त परिचय हो जाता है। तो माननीय एकनाथ रानडे जी का जन्म 19 नवंबर 1914 को ग्राम टीला जिला अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। पढ़ने के लिए वे अपने बड़े भाई के पास नागपुर आ गए। वहीं उनका संपर्क डॉक्टर हेडगेवार से हुआ। वे बचपन से ही प्रतिभावान एवं शरारती थे। कई बार शरारतों के कारण उन्हें शाखा से निकाला गया, पर वे फिर जिद पूर्वक शाखा में शामिल हो जाते थे। इस स्वभाव के कारण वे जिस काम में हाथ डाल देते उसे पूरा करके ही दम लेते थे। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के पास जाकर प्रचारक बनने की इच्छा व्यक्त की, पर डॉक्टर जी ने उन्हें और पढ़ने को कहा। अतः 1936 में स्नातक के पश्चात वे प्रचारक बने। प्रारंभ में उन्हें नागपुर में आसपास का और 1938 में महाकौशल का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1945 में वे पूरे मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। सन 1948 में गांधी हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के सभी प्रमुख अधिकारी पकड़े गए। ऐसे में देशव्यापी सत्याग्रह की जिम्मेदारी एकनाथ जी को दी गई। उन्होंने भूमिगत रहकर पूरे देश में प्रवास किया, जिससे 80,000 स्वयंसेवकों ने उस दौरान सत्याग्रह किया। एकनाथ जी ने संघ और शासन के बीच वार्ता के लिए मौली चंद्र शर्मा तथा द्वारका प्रसाद मिश्र जैसे प्रभावशाली लोगों को तैयार किया। उससे सरकार को सच्चाई समझ में आई और प्रतिबंध हटाया गया। इसके बाद वे 1 साल दिल्ली में रहे। सन 1990 में उन्हें पूर्वोत्तर भारत का काम दिया गया। 1956 से 62 तक कार्यवाह रहे। इस काल में उन्होंने संघ कार्य तथा स्वयंसेवकों द्वारा संचालित विविध संगठनों को सुव्यवस्था प्रदान की। प्रतिबंध काल में संघ पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। एकनाथ जी ने श्री गुरु जी की 51वीं वर्षगांठ पर श्रद्धा निधि संकलन कर उस संकट को संघ से उबारा। सन 1962 में वे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख बने। 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी बनाई गई। उसी समय कन्याकुमारी में स्थित जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने ध्यान किया था, वहां स्मारक बनाने का निर्णय कर श्री एकनाथ जी को यह कार्य सौंपा गया। दक्षिण में ईसाइयों का काम बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के इस कार्य बहुत रोड़े अटकाए, पर एकनाथ जी ने हर समस्या का धैर्यपूर्वक समाधान निकाला। इस स्मारक के लिए बहुत धन चाहिए था। विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। इस आधार पर एकनाथ जी ने जो योजना बनाई, उससे देश भर में विद्यालयों, छात्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, धनपतियों ने इसके लिए पैसा दिया। इस प्रकार सबके सहयोग से बने स्मारक का उद्घाटन 1970 में उन्होंने राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटगिरी से कराया। सन 1972 में उन्होंने विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों की सेवा की ओर मोड़ा। युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देकर देश के वनवासी अंचलों में भेजा गया। यह कार्य आज भी जारी है। केंद्र ने अनेकों पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। इस दौरान इस सारी दौड़ धूप में से उनका शरीर जर्जर हो गया। 22 अगस्त 1982 को मद्रास में हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। कन्याकुमारी में बना स्मारक स्वामी विवेकानंद के साथ एकनाथ रानडे जी की कीर्ति का भी सदा गान करता रहेगा। तो एकनाथ रानडे जी के जीवन से हम देखते हैं कि माननीय एकनाथ जी ने जब जिला स्मारक का निर्माण करवाया तो घटना हम बचपन से लेते हैं। माननीय एकनाथ जी बचपन की घटना आती है कि जब वो सो रहे थे तो लेट उठे, तो उनके पिताजी ने उन्हें अगले दिन डांट दिया और इस कठोर स्थिति में माननीय एकनाथ जी ने अपने जीवन को एक कठोर अनुशासन का सबक सीखा। उसके बाद से वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। माननीय एकनाथ जी ने
के जीवन से हम देखते हैं कि एक बार जब वो जा रहे थे रास्ते पर, उन्होंने एक मूर्ति देखी। उस मूर्ति में किसी महापुरुष की मूर्ति थी। उसमें भगवान विष्णु की तरह गदा और तलवार लिए 4 भुजाएं दिखा रखी थी। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है, ये कौन है? माँ ने नहीं बताया। दोबारा पूछा तो फिर बोले, कौन है, कौन है? तो बालक एकनाथ को माँ ने बताया कि जो महान कार्य करते हैं वो भगवान के समान हो जाते हैं। तो यहाँ से उन्हें एक दिव्य महापुरुष बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ऐसे ही हम देखते हैं बचपन में वो शाखा में जाया करते थे। तो हम देखते हैं कि उनके घर वाले बोलते थे, ये हमारा काम नहीं है, संघ के शाखा में जाना हमारा काम नहीं है। तो उसके लिए फिर मानिकनाथ जी बिना कपड़े किसी बहाने बाहर जाते। ऊपर से उसकी भाभी कपड़े फेंक दिया करती थी। गणवेश जो होता था पहले, सफेद शर्ट और हाफ निकर, तो वो फेंक देती थी। फिर वो वहां से संघ शाखा में जाया करते थे। तो और हम देखते हैं माननीय एकनाथ जी की युवावस्था में हम देखते हैं कि वो संघ की शाखा में जाया करते थे। वो जब वो प्रचारक बने तो उन्हें पर घटना आती है कि जब वो प्रचारक बने तो उनके जहाँ उनका स्थानांतरण किया जाना था, तो वहां पर पहले से एक प्रचारक थे। तो उन प्रचारक को देखकर माननीय एकनाथ जी कहते हैं कि तुम परेशान लग रहे हो। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ये मैं उस समय, आज हम देखते हैं संघ में बहुत बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं। उस समय कोई कार्यालय नहीं होते थे। तो स्वयं सेवकों के घर में ही प्रचारक लोग रहते थे। तो उस समय छोटे घर हुआ करते थे। तो छोटे घर के कारण सभी एक साथ दरी बिछाकर सो रहे थे। तो अगर रात में मुझे पेशाब के लिए उठना पड़े तो कहीं किसी को कष्ट ना हो, इसलिए मैं शाम को पानी पीता ही नहीं हूँ। ये इस परिस्थिति में इस घटना को देखते हुए माननीय एकनाथ जी आगे बढ़े और कैसे प्रचारक बनकर राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया। हम देखते हैं कि युवावस्था में उन्होंने प्रचारक बने थे। तो उस समय संघ पर प्रतिबंध लगा, संघ पर अंग्रेजों को शक था। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि जो क्रांतिकारी हैं या जो भी अविवाहित हैं, नहीं क्रांतिकारी हैं और जो संघ के प्रचारक हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो माननीय एकनाथ जी ने सोचा कि मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा तो संघ का कार्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया और वो वकालत की परीक्षा देने लगे, क्योंकि विद्यार्थी होने के नाते उन्हें जेल में भी नहीं डाला जाएगा और संघ का कार्य भी चलता रहेगा। और हम देखते हैं कि इसी कड़ी में एक बार परीक्षा का समय था। तो वह कमरा बंद करके संघ का कार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो परीक्षा भी जरूरी है, इसी दृष्टि से उस समय उन्होंने संघ का कार्य नहीं किया और कार्यालय के एक कमरे में रहकर परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसे माननीय एकनाथ जी के जीवन से आगे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया गया। उसमें माननीय एकनाथ जी का योगदान देखें तो माननीय एकनाथ जी देखते हैं कि माननीय एकनाथ जी ने महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप पर हत्या का आरोप लगाया गया। तो वह कि गुरुजी से मिलने चाहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मुझसे मिलने आओगे तो कहीं अंग्रेज ऑफिसर तुम्हें जेल में ना डाल दें। ऑफिसर जो जांच कर रहा था वो जेल में ना डाल दे। तो इसीलिए फिर भी वो एक कमरे से दूसरे कमरे में कूदकर श्री गुरुजी से मिलने गए और उस ऑफिसर के साथ बाद भी मिलने गए। उस ऑफिसर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ। फिर भी उनकी साहस की जो प्रेरणा और फिर
उन्होंने हम देखते हैं कि संघ के लिखित विवरण उन्होंने सरकार को दिया और उसमें लोगों ने कहा कि इसमें बाल स्वयं सेवक और शिशु स्वयं सेवकों का नाम हटा दिया जाए। तो माननीय एकनाथ जी ने कहा जो हम करते हैं वो सारी बातें सही सही इसमें लिखनी जानी चाहिए और सरकार को दिया और फिर प्रतिबंध हटाया गया गांधी जी की हत्या के आरोप थे। तो हम देखते हैं माननीय एकनाथ जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। हम देखते हैं कि भारत की विभीषिका में बंगाल प्रांत से संबंधित उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम आगे देखते हैं कि विवेकानंद की जन्म शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा था। उस समय कन्याकुमारी के कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पर 25, 26, 27 नवंबर को माननीय एकनाथ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, वहाँ पर कुछ स्मारक जैसा कुछ बनाना चाहिए। तो माननीय एकनाथ जी ने को यह तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, शिला स्मारक समिति बनी बाद में, उसके जो लोग थे वो बाद में शंकराचार्य मठ, रामकृष्ण मिशन और माननीय एकनाथ जी संघ के द्वितीय संचालक श्री गुरु जी से मिलने गए। फिर उन्होंने मुलाकात की। एकनाथ जी उसी समय किसी बैठक के सिलसिले में नागपुर में ही थे। तो श्री गुरु जी ने एकनाथ जी को बुलाया और कहा कि ये बात कर रहे हैं किसी विवेकानंद शिला स्मारक बनाने की। तो माननीय एकनाथ जी ने कहा कि मैं देखता हूँ कि कार्य कैसा है, मेरे लायक है और कितना आगे बढ़ा है। तो माननीय एकनाथ जी ने फिर वह कार्यभार संभाला। उसके बाद उन्होंने अनेक लोगों से संपर्क किया। तमिलनाडु के सेवक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम जो वो कहते थे कि जीते जी मैं शिला स्मारक बनने नहीं दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी से उन्होंने संपर्क किया। और जब हम देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने आडवाणी जी के साथ गए और संपर्क किया शिला स्मारक बनाने के दृष्टिकोण से। तो जब उन्होंने स्वामी जी का चित्र देवीलाल जी को दिखाया तो उन्होंने कहा यह तो हमारा जाट भाई है, ये दयानंद है, जाट भाई है। तो उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ। तब जब बाहर गए तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के संपर्क बातचीत में उन्होंने कहा कि आपने वो तो जाट नहीं थे विवेकानंद, आपने कैसे कह दिया। तो एकनाथ जी ने कहा कि सभी भाई बहनों भारतीय वासियों के लिए स्वामी जी हैं, तो उसमें जाट भी हैं। तो ऐसे विचारों से ओतप्रोत माननीय एकनाथ जी ने अनेक राज्यों से, सरकारों से पूरे देशवासियों के 1-1 रुपए का टिकट जारी कर उन्होंने योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि माननीय एकनाथ जी ने जब माननीय एकनाथ जी शिला स्मारक के निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे थे, उसी समय माननीय एकनाथ जी ने संसद के 323 सांसदों के हस्ताक्षर लिए सहमति के लिए। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक हुमायूं कबीर उस समय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हुआ करते थे। उनके संपर्क में माननीय एकनाथ जी को कहा कि जहाँ पर आप शिला स्मारक बनाना चाहते हैं वहां पर सांस्कृतिक प्राकृतिक सुंदरता की खत्म हो जाएगी। तो फिर भी माननीय एकनाथ जी की सूझबूझ से उन्होंने उन्हें मनाया। और हम देखते हैं कि बंगाल में एक नेता थे, उनके माध्यम से उन्होंने कुछ विवेकानंद के बारे में कुछ गलत कह दिया था। तो माननीय एकनाथ जी ने रामकृष्ण मिशन से संपर्क कर वहां पर, क्योंकि माननीय एकनाथ जी लगातार रामकृष्ण मिशन जाया करते थे, तो वहां पर देखते हैं हम
कि माननीय एकनाथ जी ने अखबारों में छापा कि बंगाल के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के बारे में इस नेता ने अभद्र टिप्पणी की। तो माननीय नेता ने देखा अखबार, तो उन्होंने तहर से सहमति दे दी विवेकानंद स्मारक बनाने के लिए। और देखते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम की सहमति भी उन्हें नहीं मिली, तो उनके कोई आध्यात्मिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, उनसे संपर्क किया गया और फिर उन्हें सहमति मिली। तो ऐसी सूझबूझ नीति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी सहमति नहीं देना चाहा, तो उनकी सहमति के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, आप बात ना करें। तो ऐसी सूझबूझ नीति से, बुरी रणनीति से माननीय एकनाथ जी ने एक जीवन एक थे जब हम देखते हैं तो उनके जीवन से झलकता है कि शिला स्मारक बन रहा था और मूर्ति बनने का कार्य चल रहा था, थोड़ा ढीला चल रहा था। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्य अभी शिखर पर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने तो रात भर रुके रहे और मूर्ति बनाने का कार्य उन्होंने पूरा करवाया। और एक जो मूर्ति बनाने की जो एक कहानी है, जो चित्रकार मूर्ति बनाने वाला था उसे पुस्तक दी गई विवेकानंद की पढ़ने के लिए। जब वो चित्रकार वह पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसके मन को भाव जागृत हो जाते हैं कि विवेकानंद ऐसे थे। उस भाव से उसने मूर्ति वहां बनाई। क्योंकि हम देखते हैं जब हम मूर्ति देखेंगे तो लगेगा, कोई भी स्वामी जी की मूर्ति देखें तो ऐसा लगता है कि जीवंत वो है। स्वामी एकनाथ जी ने शिला स्मारक का निर्माण करवाया, लेकिन माननीय एकनाथ जी ने उसी के समक्ष विवेकानंद केंद्र की स्थापना भी की। माननीय एकनाथ जी का मानना था कि अगर मैं केवल शिला स्मारक बना देता हूँ तो मेरे लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने इसके समक्ष विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान के कार्य के लिए अनेकों जीवनवर्ती कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ी की। उसमें सेवावृत्ति, अल्पकालीन, वानप्रस्थ, गृहस्थ ऐसे कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विवेकानंद केंद्र आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में, दक्षिण उत्तर में विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल फाउंडेशन चाणक्यपुर दिल्ली, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, विवेकानंद केंद्र वैदिक विजन फाउंडेशन, ऐसे कई संगठन, और विवेकानंद केंद्र विद्यालय, विवेकानंद केंद्र हॉस्पिटल, विवेकानंद केंद्र चाय बागान, ऐसे विवेकानंद केंद्र अन्नदाल्य प्रकल्प जैसे सेवा प्रकल्प चलाता है। विवेकानंद केंद्र के माध्यम से अनेक भाई बहन अपने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए राष्ट्र सेवा में, अध्यात्म सेवा में संलग्न हैं। ऐसे माननीय एकनाथ जी के 50 वर्ष की आयु में विवेकानंद केंद्र का कार्य करना, जब हम सोचते हैं कि 50 वर्ष में हम रिटायर हो जाते हैं, उस रिटायर की उम्र में विवेकानंद केंद्र का कार्य करना और राष्ट्र समाज सेवा को समर्पित होना, ऐसे माननीय एकनाथ जी को के जीवन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न विचार हो तो जितना मेरे से संभव होगा मैं रखने का प्रयास करूंगा। बाकी सभी अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।